हेलो गाइस, वेलकम टू बायो रूट्स। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। नाउ विद द होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन स्टडीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन वेरियस सेलुलर टाइप्स। देखिए, हम अलग अलग प्रकार के सेल टाइप्स में डीएनए को किस तरह से पैक करते हैं उसकी बात करते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के सेल हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आर, देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन of DNA in various cellular types। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के अंदर हमें वेरियस सेल टाइप्स देखने को मिलते हैं। वेरियस दो टाइप के सेल टाइप आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर सेल टाइप्स की बात करें, एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक होते हैं आपके यूकैरियोटिक। ये दो टाइप के आपको सेल देखने को मिलेंगे। अब इन दोनों के अंदर डीएनए अलग अलग प्रकार से पैक किया जाता है। अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें पैकिंग की जरूरत की होती है। देखिए, डीएनए पैक करने की जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि उसमें इजीली रिकॉम्बिनेशन, रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ठीक है, अब इन दोनों ही में वेरियस टाइप्स हमारे पास है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन दोनों ही में डिफरेंट टाइप से हमारा डीएनए पैक किया जाता है। ठीक है, लिख देते हैं बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो दोनों टाइप के सेल हैं, इसमें डीएनए पैकेजिंग जो है डिफरेंट होने वाली है। पैकेजिंग इज डिफरेंट। ठीक है, अब डीएनए पैकेजिंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई हमें इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, उसके अलावा डीएनए का रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे प्रोसेसेस इजीली हो सके, इसीलिए हमें डीएनए की पैकेजिंग करने की जरूरत है। अब इन दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार से होने वाला है। पहले बात करते हैं इन दोनों में डीएनए प्रेजेंट का होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, ये हमारा प्रोकैरियोटिक वर्ड ही बना है प्रो और कैरियोटिक से। इट मींस प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक हमारा जो शब्द है ये बना ही है हमारा, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस है फिलहाल प्रिमिटिव स्टेज में है, मतलब अभी अंडर डेवलपमेंट है, डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपको जो क्या कहते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, वहां पर देखने को मिलता है। इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होने वाला है। अब इनके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो प्रेजेंट कहां पर है? इनके अंदर एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। लिखते हैं डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। ठीक है, आते हैं न्यूक्लियोइड क्या होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक हमारा देख लेते हैं यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में यहां पर हमारे पास यू शब्द आया है। यू का मतलब होता है ट्रू, जो एक्चुअल होना चाहिए वो ऐसा है, ट्रू, और उसके अलावा है न्यूक्लियस। तो अगर ये ट्रू न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो डीएनए हमारा प्रेजेंट होगा वो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। डीएनए इज प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें रहता है न्यूक्लियोइड के अंदर। ठीक है, अब ये टर्म न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड क्या है इसके ऊपर आते हैं। नाउ अगर इसकी बात करें, पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए किस तरह से पैक किया जाता है इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक के अंदर कैसे पैक किया जाता है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। नाउ आगे बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनसाइड ए प्रोकैरियोटिक सेल। देख लेते हैं।
पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अब प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का पैकेजिंग कैसे होगा इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका साइज आपको लगभग 2 to 3 माइक्रोन देखने को मिलता है। अब इसके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, तो सारा का सारा जो डीएनए है वो डीएनए हमारा प्रेजेंट होगा ऐसे ही कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, एक कंडेंस्ड फॉर्म में आपस में इन्होंने फोल्ड्स बना रखे हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर, कोई न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन तो नहीं है, लेकिन इतने स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर न्यूक्लियोइड। तो हमारा डीएनए जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये काफी हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर। अगर हम इसको अनवाइंड करें, किसी इससे हम इसको कट करते हैं, अगर इसको मैं अनवाइंड करूं, अगर बिना कट के भी अनवाइंड करूं तो हमें दिखता है ये कुछ, या कट करके अनवाइंड करते हैं, ये हमें ना थोड़ा सा ऐसे लंबा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, काफी लंबा स्ट्रक्चर है ये जो है, काफी लंबा स्ट्रक्चर है हमारे पास। ठीक है, और ये काफी लंबा स्ट्रक्चर है और इसका साइज होता है करीब 1100 माइक्रोन। अब साइज देखो जरा, 2 to 3 माइक्रोन कहाँ है और कहाँ हमारा 1100 माइक्रोन। ठीक है, उसके मुकाबले बहुत बड़ा साइज है। इतने बड़े डीएनए को हमें कंडेंस करना है, पैक करना है, इसके अंदर सोचो कितनी प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी हमें यहाँ पे। ठीक है, अब ये एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई का साइज भी आपको लगभग 2 to 3 माइक्रोन के पीछे मिल जाता है। अब इसको हमें पैक करना है इसके अंदर। पैकिंग कैसे होगी इसकी हम लोग बात करते हैं। आई होप न्यूक्लियोइड समझ में आया हो। इसकी पैकिंग की बात करें तो हमें कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे हेल्पर्स चाहिए जो कि हमें इसके अंदर पैक करके देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे इस डीएनए को जिस फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट था उसकी बात कर लेते हैं। ये डीएनए इसके अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे प्लास्मिड की फॉर्म में, इसको हम लोग प्लास्मिड कहते हैं। सर्कुलर डीएनए को लिखते हैं ए सर्कुलर डीएनए, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्मिड इज प्रेजेंट। इसके अंदर आपको एक सर्कुलर डीएनए जिसको प्लास्मिड कहते हैं वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्लास्मिड दिखता कैसा है, प्लास्मिड हमारा बेसिकली कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मान लो आपका प्लास्मिड है। अब ये प्लास्मिड जो है इसका देखो, पहले अगर ओपन था तो 1100 माइक्रोन के अराउंड इसका साइज था, लेकिन अब जो है मैंने इसको कॉइल, एक तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, दो एंड्स को हमने इसके आपस में कनेक्ट कर दिया, तो अब इसका साइज जो है लगभग रिड्यूस हो जाता है 350 माइक्रोन तक। अब फिर भी देखो काफी बड़ा साइज है, यहाँ पर हमें 2 to 3 इस माइक्रोन के पैरामीटर के अंदर हमें इसको कंडेंस करना है और 350 माइक्रोन है। ठीक है, तो अभी में इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसको, कुछ हेल्पर्स हमारे होते हैं जिसको प्रोटीन को बेसिकली इस डीएनए को हमारे कंडेंस करने में हेल्प करते हैं। वो हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो हम लोग कहेंगे उनको कुछ फैक्टर्स, दीज आर फैक्टर्स लाइक HU प्रोटीन। ठीक है, अब ये HU प्रोटीन क्या है, बेसिकली HU प्रोटीन हमारे हिस्टोन प्रोटीन की तरह ही है, बट इनको हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। दीज आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अभी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कुछ हमारे एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं। एंजाइम्स हमारे पास यहां होंगे टोपो आइसोमेरेज 1। ये हमारे पास एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये इस टोपो आइसोमेरेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है और इसकी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस, फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोटीन को इसकी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर ऐसे 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 यहां, ठीक है, इसको मैं कुछ लोकेशंस पर ऐसे इसको लगा देता हूं। अब बेसिकली ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। ये करते क्या है, ये हमारे इन स्ट्रैंड्स को अंदर की तरफ पुल करते हैं इस तरफ। अब जब ये इसको अंदर की तरफ पुल करते हैं तो होगा क्या, हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लास्मिड का इन जगहों से अंदर की तरफ आ जाएगा और ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा फर्दर कुछ इस तरह से।
ठीक है। अब जहां जहां पर इसमें हमारे पास ये प्रोटीन्स लगे हुए थे, वहां से हमारा जो कहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये अंदर की तरफ आ चुका है और हमारे प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस तरह, ठीक है। और ये जब एक्टिव हुए थे ये बाइंड होने पर विद द एंजाइम टोपोआइसोमरेज, ठीक है। नाउ अब ये बन चुका है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक कॉइल स्ट्रक्चर कर दिया हमने, इसको और ज्यादा कंडेंस कर दिया, इस तरह से छोटा कर दिया इसको। तो अब इसका साइज जो है और भी छोटा हो जाता है, 350 माइक्रोन से अब ये हो जाता है अराउंड 30 माइक्रोन। लेकिन अभी भी देखो 30 माइक्रोन भी इसके मुकाबले काफी बड़ा है, लगभग 10 टाइम्स है। हमें इसको और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें मदद लेंगे हमारे पास कुछ और बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। दीज आर IHC, ठीक है। इंटीग्रेटेड होस्ट आपके यहां पर स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ। नाउ ये इंटीग्रेटेड होस्ट हमारे क्या करते हैं, ये इन स्ट्रक्चर्स की फर्दर कॉइलिंग करवाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ टोपोआइसोमरेज ही करने वाले ये काम। ये प्रेजेंट होंगे हमारे इन जगहों पर, ठीक है, इन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर एक सुपर कॉइलिंग कराते हैं। एक बार तो कॉइलिंग हो चुकी है, लेकिन इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर सुपर कॉइलिंग होने वाली है। अब सुपर कॉइलिंग किस तरह होगी इसकी बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स से स्टार्टिंग में अगर हमारे पास ये ऐसा था, ठीक है, तो अब जो है इन जगहों पर हमें कुछ एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि ये दीज आर हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसको हम लोग पोलीअमीन्स भी कहते हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंट है जिन्होंने इसको अंदर बाइंड करा था। उसके अलावा हमें यहाँ पर आरएनए भी मिलता है जो कि इनके स्ट्रक्चर्स को लगातार ऐसे मेंटेन करके बैठा है, ठीक है, जिससे कि ये स्ट्रक्चर खराब ना हो, ठीक है। नाउ उसके अलावा यहाँ इस डोमेन, इसको बेसिकली डोमेन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारा जो है इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, लूप डोमेन इसको हम लोग कहते हैं। तो इस लूप डोमेन के ऊपर प्रेजेंट हमारे इंटीग्रेटेड होस्ट फैक्टर्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर सुपर कॉइलिंग को इनिशिएट करते हैं। अब सुपर कॉइलिंग के बाद यहाँ पर हमारे जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे, और ये कुछ और फर्दर ऐसे कॉइल कर जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कुछ और ज्यादा सुपर कॉइलिंग हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। नाउ अब इतनी ज्यादा सुपर कॉइलिंग के बाद अब ये जो इसका डायमीटर है आपको ये लेस देन 2 माइक्रोन देखने को मिल जाता है। देखिए अब इसका साइज जो है सफिशिएंट है कि ये इसके अंदर आकर के कॉइलिंग कर इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर काफी ज्यादा फैक्टर्स की मदद ली है। उसके अलावा इसके इस सुपर कॉइल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सुपर कॉइल, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और इस सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमारा टोपोआइसोमरेज, कुछ प्रोटीन्स, ये हमारे लगातार मदद करते हैं ताकि इसका ये स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके। और उसके बाद इसको पुट कर दिया जाता है इसके अंदर हमारे आरएनए, हमारे पोली क्या कहते हैं प्रोकैरियोट के अंदर, जिसके बाद ये जो है स्टेबल रहता है, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।